नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MCS से बस्ती में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला को देख रहे हैं और आशा करता हूं कि ये सेगमेंट आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपकी जो सब्जेक्ट पे पकड़ है वो टॉपिक बाय टॉपिक अच्छी होती जा रही होगी और आप लोग बहुत बेहतर महसूस कर रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट सभी हैं और निश्चित तौर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनसे आएंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज इसी क्रम में जो ज्योग्राफी के प्रश्न हैं उनमें हम लोग आज देखेंगे जलमंडल के बारे में, प्रश्नों के बारे में, जलमंडल के और जलमंडल में जो है विश्व के प्रमुख जो सागर हैं उनके बारे में देखेंगे, सागरों मतलब जो है जलमंडल के और महासागरीय धाराओं से रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो ये सेगमेंट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपके लिए बाकी सभी सेगमेंट्स की तरह यह भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और आप लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और ये आपके जीवन में काफ़ी कुछ सहयोग करने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखिए आ गया है आपके सामने पहला प्रश्न है महासागर औसत तापमान। ठीक है, महासागर औसत तापमान जिसे हम लोग कहते हैं ओशियन मीन टेम्परेचर, यानी संक्षेप में इसको देखा जाए तो OMT पढ़ते हैं, OMT। ठीक है, क्या इसका नाम जो आपका है इसमें कहते हैं ओशियन मीन टेम्परेचर, OMT। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। तो OMT मतलब हो गया ओशियन मीन टेम्परेचर, इसका मतलब हो गया महासागरीय औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से आपको बताना है कि जो महासागरीय औसत तापमान के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट, नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन करेक्ट है। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़े हैं इस टॉपिक को निश्चित तौर से उसका सही जवाब दे पाएंगे। आइए आप लोग प्रयास करिए, मैं पढ़ रहा हूँ आपको। ठीक है, तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके आंसर आप दीजिए उसका, मैं आपको क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। ठीक है, पहला है आपका ऑप्शन, OMT को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। ये पहला स्टेटमेंट आपका है। दूसरा स्टेटमेंट, OMT जो जनवरी मार्च में एकत्र किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट दे रहा है और दो स्टेटमेंट्स में आपको पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए, यानी कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए दोस्तों कि जो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रहा है, जैसे कह रहा है OMT 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर कह रहा है दोस्तों, जबकि 129 मीटर नहीं होगा, ये 59 मीटर होता है। 59 मीटर की गहराई पर नापा जाता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट उस आधार पर अगर 59 होता तो सही हो जाता, इस नाते ये गलत है। बाकी सभी स्टेटमेंट बहुत सही कह रहे हैं क्योंकि जो OMT है यानी हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 59 किलोमीटर की दूरी पर 59 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 26 डिग्री सेल्सियस तापमान पे OMT जो है आपका औसत जो तापमान है आपका, ठीक है, टेम्परेचर औसत जो तापमान है महासागर का, उससे कह रहा है आपको कि हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर जो कह रहा है वहाँ पर 129 ना होकर के 59 मीटर है। ठीक है, हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम 59 मीटर की गहराई पर जनवरी, ठीक है, जनवरी से मार्च महीने में जो तापमान है, जो मार्च महीने में जो 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा यहीं से ही गुजरती है होकर के। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखने की वाली बात है आपको, और ये यहीं से ही जो है इस महासागर की यानी हिंद महासागर की औसत तापमान की गणना की जाती है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा।
और ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। थोड़ा एक बार देखिए, इसको बारीकी से प्रश्न को देखिएगा। महासागर औसत तापमान, ठीक है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर महासागर की बात कर रहा है, कहीं पर जिक्र नहीं कह रहा है आपको कि किस महासागर के बारे में कह रहा है, लेकिन ये जान लीजिए हिंद महासागर की बात हो रही है। ये जो टेम्परेचर नापा जाता है वो हिंद महासागर, अभी मैंने जिक्र किया आपको हिंद महासागर का, आपको जिक्र किया हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, ध्यान रहे, हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में, यहाँ देखिए मेंशन कर रहा है हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 कह रहा है, जबकि वहाँ 59 मीटर अगर होता तो करेक्ट हो जाता, मीटर पर होता है। तो कहने का मतलब है OMT, इसका मतलब है ओशियन मीन टेम्परेचर, ठीक है, को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, ठीक है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 59 मीटर पर होता है, तब ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन 129 मीटर कर दिया, इस नाते गलत हो गया ये। अगला क्या कह रहा है, OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालिक औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, यह भी बात एकदम सही कह रहा है कि OMT का जो काम है वो क्या है, टेम्परेचर को रीड करने के लिए कि महासागरीय औसत तापमान के लिए। तो ये आंसर आपका सही हो जा रहा है। तो इस आधार पे केवल दूसरा ऑप्शन सही होगा और पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं पढ़े थे इस टॉपिक को, वो उनके लिए भी एक अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। जो तापमान कहाँ पर मापा जाता है, हिंद महासागर में होता है, और तमाम सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है दूसरा, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, पृथ्वी की जो सतह है वो कितना भाग लगभग जल से ढका हुआ है। तो आपको बिल्कुल आसान सवाल है, बताइए। 1/4 है, 2/3 है, आधा है, 3/5 है, तो कितना है दोस्तों। बिल्कुल निश्चित तौर से आप जानते हैं 2/3 हिस्सा जो है हमारा क्या है, जलीय से जल से ढका हुआ है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है, ठीक है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थल कौन सा हो जाएगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा और जवाब दीजिए आप लोग। उत्तरी ध्रुव है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है और भूमध्य रेखा है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये जान लीजिए। उत्तरी ध्रुव जो है ना वो सबसे नियरेस्ट स्थल बन जाता है। उत्तरी ध्रुव जो है पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम जो है बिंदु हो जाता है। उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की जो तली है वो 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, सबसे निकट दूरी पर है। और पृथ्वी के केंद्र से इसकी जो दूरी है 65-53 है, 65-53, ठीक है, 65-53 किलोमीटर, ठीक है, इतनी दूरी है। तो सबसे नज़दीकी दूरी हो रही है तो उत्तरी ध्रुव की हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। 65-53 यानी कि 6553 किलोमीटर, ठीक है, ये मोटाई इसकी पड़ती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मोटाई कहाँ पे सबसे कम है इसकी, मतलब जो केंद्र से पृथ्वी की सबसे कम मोटाई कहाँ पर है, तो उत्तरी ध्रुव पर पड़ती है, ठीक है। अगला है दोस्तों डेटम लाइन के बारे में पूछ रहा है। डेटम लाइन क्या है, डेटम रेखा क्या है। ऑप्शन देखिए, कह रहा है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों का माध्य। तीसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और चौथा कह रहा है काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। तो क्या है, अब जब आपको आपके पास बिल्कुल आ गया होगा, देखिए आंसर पहला सही हो जाएगा। इसमें डेटम लाइन वह क्षैतिज रेखा होती है दोस्तों जिससे महासागरों की, जिसके सहारे ऊंचाई या निचाई की गणना की जाती है। किसी प्लेस की ऊंचाई और निचाई की गणना जो है इसी डेटम लाइन के आधार पर ही की जाती है, ठीक है। ओके, तो पहला सही है, मतलब ऑप्शन इसमें पहला सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा है भाई, यानी कि कौन सा हिस्सा ऐसा है जो जलमंडल का सबसे ज़्यादा जल लिए हुए है, यानी बड़ा है वो। पहला कह रहा है अटलांटिक महासागर, महासागरों के संदर्भ में पूछ रहा हूँ, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, इसके बाद हिंद महासागर, और फिर कह रहा है अंटार्कटिका महासागर, ठीक है, अंटार्कटिका महासागर। तो क्या है भाई बताइए, सबसे बड़ा जलमंडल वाला हिस्सा कौन है। तो आपको मालूम है ना मित्रों कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। तो निश्चित तौर से जलीय हिस्सा भी सबसे ज़्यादा इसी के पास होगा, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 64,000 किलोमीटर की लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक
उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। यह कौन सा कटक है? ठीक है, तो ये आपको जवाब देना होगा। यहाँ पे क्या नाम है उस कटक का? तो देखिए ऑप्शन दे लीजिए। पहला कह रहा है क्या, पहले में आपका आंसर कह रहा है आपको कि सोकोत्रा लक्षद्वीप, ठीक है। इसके आगे कह रहा है चौगोस कटक, ठीक है। दूसरा कह रहा है प्रशांत महासागर आर्कटिक कटक, तीसरा कह रहा है डॉल्फिन, फिर कह रहा है चैलेंजर कटक, और चौथा कह रहा है मध्य, ठीक है, मध्य कह रहा है, और महासागरीय कटक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका कटक के बारे में पूछ रहा है, कौन सी मतलब महासागर आपका होगा, तो मध्य अटलांटिक महासागर हो जाएगा, है ना, अटलांटिक महासागर आपका हो जाएगा। और मध्य महासागरीय कटक इसके जो आपके जवाब बनेंगे, मध्य महासागरीय कटक के रूप में हो जाएंगे जवाब आपका, ठीक है। तो मध्य महासागरीय कटक जो है ग्लोब के चारों ओर लगभग करीब में आप मान के चलिए कि 6400 किलोमीटर, है ना, यहाँ पर जिक्र किया है संभवतः, हाँ देखिए 6400 किलोमीटर का जिक्र है इसमें प्रश्न में। 6400 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक और अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशाल भूगर्भिक लक्षण है दोस्तों। तो ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें से, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाइयों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 90 ईस्ट रिज, 90 यहाँ पर ये कैपिटल हो जाएगा, बड़ी होगा 90, सॉरी, ठीक है। 90 की बात कर रहे हैं। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो बताइए ज़रा, जवाब दीजिए आप लोग। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? ये क्या चीज़ है आपका? रिज कहाँ पर स्थित है? तो एक कटक का नाम है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक कटक का नाम है। ज़रा बताइए आप लोग कहाँ है? प्रशांत महासागर में है, अंध महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो जान लीजिए 90 डिग्री ईस्ट रीज, इसे ऐसे इस तरह से भी आप कहीं लिख कर एग्जाम में आ जाए तो समझिएगा 90 डिग्री ईस्ट रीज, सॉरी आर है ये, RIDG रीज, ठीक है। 90 डिग्री ईस्ट रीज जो है कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो आपको जवाब मिल गया होगा मुझे लगता है। हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है दोस्तों, ये हिंद महासागर में स्थित कटक का नाम है आपको। 90 डिग्री ईस्ट रीज का नाम है, जो ये कटक जो है वो हिंद महासागर में है। बहुत बढ़िया जवाब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी आपका एज लाइक ए फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका बिहेवियर, लेकिन है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। साइंस वाले सारे बच्चे जवाब बिल्कुल 100% सही आना चाहिए आप लोगों का। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो इसका जवाब आपके पास आ चुका होगा। देखिए ऑप्शन दे रहा है, ए 1/3 एटमॉस्फेयर से कम, दूसरा कह रहा है 1.25 एटमॉस्फेयर पर, और तीसरा कह रहा है 5 एटमॉस्फेयर पर, और चौथा कह रहा है 15 एटमॉस्फेयर पर। तो आपको जवाब देना होगा। क्या जवाब आपका आया? बिल्कुल आप जान लीजिए कि पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये पहला ऑप्शन। इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल शून्य, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जल शून्य अथवा 1/3, अथवा इसको कहेंगे, या शून्य इसको कहेंगे, अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। ये ध्यान रखिएगा कि से कम के तनाव पर स्थित होता है। केशिका का जल 1/3 से 30 एटमॉस्फेयर दाब के बीच पाया जाता है। तो केशिका का जल कितने के किसके मध्य पाया जाता है दोस्तों? ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। 1/3 से 30 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर या फियर होना चाहिए, फियर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। 1/3 से 30 एटमॉस्फेयर के मध्य होता है, ठीक है, ये बीच पाया जाता है। क्लियर? तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है आपका इसमें से कथन, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। जवाब आपका आ जाना चाहिए कि क्या ये सही है। जवाब देखिएगा, 1% जल क्या कह रहा है यहाँ पर, अलवण जल कुल जल प्राप्त जल की मात्रा से लगभग 1% से कम है। दूसरा आपका दे रहा है, पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनद के में अबाध रूप से है। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है दोस्तों। देखिए आपको मैं बता देना चाहूँगा कि 97.25% केवल सागरीय जल है, सागरीय जल है, ठीक है। और इसके अलावा 2.05% जो जल है वो ग्लेशियर्स के रूप में है आपका, ठीक है। तो ये जान लीजिएगा, हिमखंड के रूप में है, ग्लेशियर्स के रूप में है। तो ये आपके जहाँ से नदियाँ निकलती हैं या ध्रुवीय क्षेत्र पर जो बर्फ़ जमी हुई है, तो लगभग 2% के आसपास का हिस्सा, 2.05% हिस्सा पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों अलवण जल, कह रहा है जल के कुल अलवण जल का, ठीक है, अलवण जल का, है ना, 95% ध्रुवीय में है, जबकि 2% है। तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें से पहला वाला स्टेटमेंट जो था वो बिल्कुल करेक्ट था दोस्तों, ठीक है। 1% जो जल है वो पीने योग्य है, ये सही बात कह रहा है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर दोस्तों पहला करेक्ट हो जाएगा, बाकी नहीं सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है, क्या कह रहे हैं, हमारे उपग्रह, यहाँ पर त्रुटिपूर्ण हो गया है दोस्तों, में होना चाहिए। हाँ, हमारे उपग्रह में ओके, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। कहाँ पर है दोस्तों, बताइए। अभी जब आप क्वेश्चन को मैंने दिया था आपको, नदियों में, दूसरा कह रहा है झीलों झरनों में, तीसरा कह रहा है महाद्वीपों एवं पर्वतीय हिमनदियों में, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में, और चौथा कह रहा है भूमिगत जल में। तो बताइए सबसे ज़्यादा मात्रा किस में आपको मिलता है? निश्चित तौर से आप जानेंगे कहाँ पर होगा। तो अभी बताया महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में अस्थायी हिम के रूप में होता है। तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा 2% के हिस्सा यहाँ पर आपका आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर कहता है इसके बाद अगर ये ऑप्शन में ना होता दोस्तों तो भूमिगत जल होता, लगभग 0.68% यहाँ पर भूमिगत जल में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंकड़े आपको मिलेंगे, तो उससे आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें आपको बताई गई हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसको आप ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि ध्रुवीय जल के बारे में, यानी 1% जो जल पाया जाता है उसके आंकड़े में अगर देखेंगे तब वहाँ पर भिन्न भिन्न आंकड़े मिलेंगे। मैं टोटल का बात कर रहा हूँ, जब 100% जल है दोस्तों तब। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब मैं 100% जल की बात कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने 97.25% मैंने बताया कि सागरीय जल है, और 2.05% मैंने बताया क्या, हिमनदों और हिमखंडों के रूप में बचा हुआ है। तब के आंकड़े आपके देखे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और ये चीज़ें मैंने वहाँ पर उसके आधार पे आपको बताई हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है हिमछत्रक में हो जाएगा, यानी कि जो बर्फ़ छत्रक है उनमें मिलेगा। और इसके अलावा जो है भूमिगत जल में लगभग 30% लोग बताएंगे, लेकिन वहाँ पर वो आंकड़ा बिल्कुल आपका भिन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 97, 98 तो 99% की करीब में आपको हो जा रहा है, 99.30% आपका बन जा रहा है। ये दोनों मिला करके आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल बात आप समझ गए होंगे, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है निश्चित तौर से वो समझ गए होंगे बात को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश लवण जल बर्फ छत्रक हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग कहाँ पर रहता है? ये बात आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उसके बाद में अलवण जल कहाँ पर रहता है। चलिए देखते हैं कहाँ पे है। तो पूछ रहे हैं, इसमें बता रहे हैं वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में, तो नहीं भाई इतना नहीं रहता है इसमें। अलवण जल झीलों नदियों में, हाँ ये यहाँ पे रहता है। भूमिगत जल के रूप में, और क्या कह रहा है, आर्द्रता वाले जल के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा जो जल मिलता है वो होगा आपका भूमिगत जल के रूप में। अभी मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा आपको भूमिगत जल के रूप में मिलेगा, भूमिगत जल के रूप में आपको मिलेगा, भूमिगत जल के रूप में सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है।
तो ये सब समझ लीजिएगा इसमें से प्रश्न में। और थोड़ा सा एक बार डिटेल में फिर से पढ़ दूँ। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश लवण जल बर्फ छत्रक हिमनद के रूप में है, शेष अलवण जल का सबसे अधिक हिस्सा। तो यानी कि देखिए पहले कह दिया है ना सबसे ज़्यादा इसमें है आपको, लेकिन इसके बाद का जो पूछ रहा है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो निश्चित तौर से भूमिगत जल हो जाएगा इसके बाद का। क्लियर? बाकी आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है भाई, इतना ढेर सारा आपने पढ़ा है, तो निश्चित तौर से जवाब आपके 100% आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? ठीक है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग आपसे पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है? अब देखिए इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो क्या है महाद्वीपीय जो है ढाल है, ठीक, महाद्वीपीय मग्न तट है, महाद्वीपीय ढाल है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, सागरीय मैदान है, फिर उसके बाद गर्त हैं, खाइयाँ हैं। ये 4 भागों में ऊंचा ऊंचों को, सागरीय ऊंचा ऊंचों को मैंने पढ़ाया आप लोगों को। तो 4 ऊंचा ऊंचों में बटा हुआ है क्या? महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरीय मैदान और इसके अलावा गर्त। ठीक है, गर्तें आती, 4 उच्चावच आपको मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, 4 उच्चावच मिल रहे हैं आपके। क्या कह रहा है इसमें? महासागरीय नितल में सबसे विस्तृत भाग किसका है? तो निश्चित तौर से आप बताइए। महासागरीय गर्त का, महासागरीय ढाल का, महासागरीय ढाल 2 जगह लिख दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर ढाल नहीं होना चाहिए। महासागरीय मग्न तट, किसी एक को मग्न तट कर लीजिए दोस्तों, मग्न तट। ठीक है, चलिए पहले को कर लेते हैं हम लोग, मतलब दूसरे वाले को मग्न तट कर लेते हैं। और इसके बाद में महासागरीय यहाँ पर 2 बार शब्द यूज किया गया है। चलिए, महासागरीय गर्त आपकी बात कह रहा है, महासागरीय ढाल, महासागरीय मग्न तट। ठीक है, तो इसमें से आपको देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल क्या बनेगा दोस्तों? निश्चित तौर से आप जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र क्या बनेगा, मैदानों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है मैदानी क्षेत्र का होता है। क्यों? क्योंकि जो तट वगैरह का जो हिस्सा होता है वो मात्र 80 किलोमीटर होता है, तट से लेकर के 80 किलोमीटर तक की गहराई तक होता है, मतलब अंदर तक चौड़ाई उसकी मात्र कम होती है। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा सागरीय मैदान का होता है, आप जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर एक उदाहरण है किसका? लाल सागर किस चीज़ का उदाहरण है दोस्तों? चलिए, कह रहा है पहला ज्वालामुखी घाटी का, नेक्स्ट कह रहा है अक्षीय द्रोणी का, और तीसरा कह रहा है अपरदित घाटी का, चौथा कह रहा है यू आकार की घाटी का। तो निश्चित तौर से जानते हैं आप अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है ये। ठीक है, लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है जो अफ्रीका तथा अरब के बीच में स्थित है। कहाँ पर है ये? अफ्रीका और अरब के बीच में दोस्तों, अफ्रीका और अरब के बीच में, और अफ्रीका और अरब के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगतियों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, लाल सागर के आसपास वर्ष भर उच्च तापमान रहने के कारण रेगिस्तानी जलवायु वाले देश यहीं पर स्थित हैं, इसके किनारे जो हैं जिनसे किनसे मिलते हैं, जिद्दा, हिजाज, मिस्र, पोर्ट सूडान, स्वेज तथा इसके अलावा अगर बात करेंगे अबाक आदि नगर स्थित हैं। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा। और उत्तरी अफ्रीका तथा यूरोप का एशिया के देशों में सुएज नहर का संबंध होने के कारण इसकी व्यापारिक महत्ता थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका जवाब? अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। ठीक है, किसका है? अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? ठीक है, अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, ये किस सागर के तट के किनारे पर स्थित है? कह रहा है पहला दोस्तों काला सागर, दूसरा कैस्पियन सागर, तीसरा लेविटिन सागर, चौथा कह रहा है अरल सागर। यहाँ लेविटिन सागर जो कह रहा है ये। ठीक है, तो देखिए बात कर रहा है अजरबैजान के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। तो अजरबैजान जो है वो क्या है? कैस्पियन सागर के तट पर है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। टर्की के उत्तर में है, टर्की के उत्तर में क्या स्थित है? ठीक है, टर्की के उत्तर में कौन सा स्थित है? जरा बताइए, ऑप्शन ले लीजिए। काला सागर है, लाल सागर है, कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर है। तो उत्तर में दोस्तों काला सागर है, कैस्पियन सागर के उत्तर में काला सागर है, और पश्चिम में जो है एजियन और मरमरा सागर पड़ता है। पश्चिम में कौन पड़ेगा? ये तो उत्तर की बात कर रहा था, मैं पश्चिम की बता दूं आपको, एजियन और मरमरा सागर।
मारमरा, मारमरा, मारमरा सागर, ठीक है, ये पड़ता है। और दक्षिण की बात करेंगे तो भूमध्य सागर, दक्षिण की बात करेंगे तो भूमध्य सागर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये बात हम लोगों ने देख ली। यहाँ पर पूछा था उत्तर में, तो काला सागर हो जाएगा उत्तर में। गुड। अगला क्वेश्चन अगर मान लो आता है दोस्तों, अगर पश्चिम पूछ लेगा तो आप क्या बजाएंगे? मरमरा सागर या एजियन सागर दिया होगा ऑप्शन में, या दोनों देगा तो दोनों करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण में अगर दे रहा है तो भूमध्य सागर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की कितने किनके होना चाहिए, किनके मध्य स्थित है? ठीक है, टर्की किनके मध्य में स्थित है? तो वही चीज़ अभी देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, तो बताइए किसके मध्य में से? काला सागर, कैस्पियन सागर यहाँ पर दे रहा है, तो क्या ये सही हो सकता है आपका जवाब? देखिए फिर कह रहा है काला सागर भूमध्य सागर, ठीक है, काला सागर भूमध्य सागर के बारे में कह रहा है, क्या ये सही हो सकता है? फिर कह रहा है स्वेज खाड़ी, भूमध्य सागर, अबाकी खाड़ी, मृत सागर। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों, काला सागर और भूमध्य सागर के बारे में बताया है, तो आपको बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि जो काला सागर है ये उत्तर में स्थित है, और भूमध्य सागर जो है इसके दक्षिण में स्थित है, तो इन्हीं के बीच में स्थित है ये काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में। काला सागर उत्तर में और भूमध्य सागर दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? सागरों का पश्चिम से पूर्व क्रम पूछ रहा है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व क्रम बताना है सागरों का। ये आपके महत्वपूर्ण सागर हैं, तो इनका क्रम आपको देखना होगा। पहले दे रहा है दोस्तों काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, है ना। इस तरह से क्वेश्चंस आपके जवाब दे रहा है। तो मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, प्रश्न आपको जिनको आ रहा है दोस्तों पॉज करके देख लें। तो मैं आपको बता दूं कि इनका पूरब से पश्चिम, है ना, पूर्व से अगर देखेंगे, सॉरी पश्चिम से पूर्व पूछा है ना, तो पश्चिम से पूर्व मैं बता रहा हूँ, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से अपोजिट कर देंगे तो पूर्व से पश्चिम हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पश्चिम से अगर बात करेंगे तो पहले पड़ेगा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर हो जाएगा, काला सागर हो जाएगा, ठीक है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर हो जाएगा। और इसके बाद की बात करेंगे तो अरल सागर, यहाँ पे अरल दे रहा है, अरल सागर, अरल सागर, ठीक है। तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, अरल सागर, अरल सागर, ठीक है। तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंतरिक सागर, ठीक है, कौन सा आंतरिक सागर है जो कि हर तरफ से घिरा हुआ होगा? आंतरिक सागर की परिभाषा आप जानते हैं, आंतरिक सागर के बारे में जो लैंडलॉक जो सी हो, लैंडलॉक सी हो, यानी जो सी जो है चारों तरफ से स्थल से घिरी हुई हो, तो उसी को ही कहेंगे आप लोग आंतरिक सागर कहेंगे। तो बताइए कौन सा है? आपको जवाब पता होगा। सफ़ेद सागर कह रहा है, कैस्पियन सागर कह रहा है, काला सागर कह रहा है, जापान सागर कह रहा है, बताइए कौन सा होगा? तो कैस्पियन सागर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील के नाम से भी ये फेमस है आपका आंतरिक सागर, ठीक, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस महासागर सार्गैसो संबंधित है वह, ठीक है, यहाँ पर जिस महासागर से होना चाहिए दोस्तों, जिस महासागर से, जस्ट अ मिनट, जिस महासागर से सार्गैसो संबंधित है, तो बताइए। जवाब बिल्कुल आसान है आपको, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो बताइए, निश्चित तौर से आपको पता होगा कि अटलांटिक महासागर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन सा उत्तरी या दक्षिणी? उत्तरी अटलांटिक महासागर, और ये अमेरिका के पूर्वी तट वाले हिस्से में मिलता है, या कहिए कि जो आपका पश्चिमी द्वीप समूह है यानी कैरिबियन द्वीप समूह है उसके ऊपर वाले हिस्से में आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि ऐसे आप कह सकते हैं कि गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा जाती है, अमेरिका का जो हिस्सा पड़ता है दक्षिण पूर्व वाले हिस्से के सामने वाले हिस्से में पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गैसो जो है नामक घास पाई जाती है, उसी के आधार पर चूंकि उस क्षेत्र में सार्गैसो घास पाई जाती है, इसलिए इसको सार्गैसो सागर के नाम से भी जाना जाता है। सार्गैसो समुद्र की विशेषता है, क्या है इसकी विशेषता भाई? अति ठंडा पानी, अत्यधिक लवणीय पानी, अति गर्म पानी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। अभी मैंने जिक्र कर दिया था दोस्तों, किसके लिए फेमस है वो? वनस्पति, विशिष्ट समुद्री वनस्पति, ठीक है। सार्गैसो घास पाई जाती है और ये जड़ विहीन घास होती है, ये जड़ के बिना पानी में तैरती हुई घास मिलती है आपको। अगला है, अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? ठीक है, सागरों में किसमें तट रेखा नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन से सागर में तट रेखा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ले लीजिए, काला सागर है,
अजोब सागर है, सारगैसो सागर है, कैस्पियन सागर है। यानी कि कौन सा ऐसा सागरीय हिस्सा है जो कि तट विहीन है? भैया देखो सब में तट है दोस्तों, केवल किस में नहीं है? जहाँ पर सारगैसो घास पाई जाती है। ये क्या है? घास के नाते इसका सागर का नामकरण कर दिया गया है। तो ये तट में नहीं मिलती है, बीच का हिस्सा है, उसी को पर्टिकुलर जहाँ तक मिलता है उसी को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। तो यही तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला दोस्तों है इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है। घिरे नहीं, घिरे होना चाहिए दोस्तों। घिरे सागर का नाम है यहाँ पर, सॉरी, घिरे सागर का नाम है। घिरे सागर का क्या नाम है? ठीक है, इटली जो है, इटली है आपका, कामा, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका, ये इस तरह से होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? यानी कि उस सागर के तट पर ये स्थित कंट्रीज़ हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये सारे जो कंट्री हैं आपको वो किस पे हैं? जवाब दे दीजिए आप लोग। देखिए ऑप्शन आपके पास में है, तो ऑप्शन जवाब मैं बता दूं आपको, टेरहेनियन सागर जो है इनके तटों, मतलब जो है कोर्सिका से घिरा हुआ सागर है। चारों तरफ से ये कंट्रीज़ को घेरे हुए हैं, या कहिए इसके तट पर चारों ये कंट्री हैं आपके। ठीक है, ये आपका जवाब हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो बताइए कौन सा देश युग्म जो है अरल सागर के किनारे है? ये आपको जवाब देना है। ठीक है, तो पहले कह रहा है आपको कजाकिस्तान, कह रहा है उज्बेकिस्तान, ये जोड़े के रूप में दे रहा है दोस्तों। कह रहा है कि कौन सा देश अरल सागर के किनारे पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर युग्म के रूप में देना है। अरल सागर में किससे रिलेटेड कौन सा देश है? फिर दूसरा कह रहा है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान कह रहा है। तीसरा कह रहा है अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, और चौथा कह रहा है कजाकिस्तान और रूस। तो ठीक है, ये जान लीजिए कि अरल सागर एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है। इसको सागर भी कहते हैं और बड़ी झील भी कहते हैं, झील के नाम से भी फेमस है। इसके किनारे पर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान स्थित हैं दोस्तों। तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके तट पर स्थित हैं, इनसे स्पर्श करते हैं या तट पर स्थित हैं, बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो बताना है आपको। अल्जीरिया है, मोरक्को है, चाड है, ट्यूनेशिया है। ये चार आपके दे रहे हैं। तो किसकी सीमा, अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो ये आपको बताना होगा। देखिए अल्जीरिया की सीमा, पहला ऑप्शन दे रहा है अल्जीरिया, दूसरा दे रहा है मोरक्को, तीसरा चाड और चौथा ट्यूनेशिया। तो बाकी सभी की मिलती होंगी, एक की नहीं होगी। तो एक जान लीजिए, चाड जो है ना वो क्या है? स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध, अफ्रीका का स्थल रुद्ध देश है, यानी इसके किसी तट पर सागर नहीं मिलता है, ये जान लीजिए। चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, बाकी सभी की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है, क्योंकि चाड एक लैंडलॉक कंट्री है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? ठीक है, क्या कह रहा है? दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश, दक्षिण पश्चिम एशिया का कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? ठीक है, कह रहा है सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल। ये बात बता रहा है कौन सा देश आपका है जो कह रहा है दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है, यानी भूमध्य सागर से नहीं दक्षिण पश्चिम एशिया, यानी कि चार कंट्री दे रहा है, इन्हीं में से पूछना है आपको, बताना है कि कौन सी सीमा नहीं लगती है। तो ठीक है, तो आप जान लीजिए सीरिया की सीमा लगती है, बिल्कुल सही है सीरिया। इसके अलावा देखेंगे लेबनान की सीमा भी लगती है और इजराइल की भी लगती है, जॉर्डन की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, ये जॉर्डन होगा, जॉर्डन की सीमा नहीं लगती है आपकी। किससे नहीं लगती है आपकी? भूमध्य सागर से नहीं लगती है। ठीक है, बाकी सभी की लगती है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
सबसे गहरा सागर है? तो बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और बिल्कुल जवानी आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहा है इसमें? दक्षिणी चीन सागर कह रहा है, भूमध्य सागर कह रहा है, बेरिंग सागर कह रहा है, जापान सागर कह रहा है। गहरा पूछा है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा गहराई की बात करेंगे तो इनमें ऑप्शन के आधार पर जितनी चीज़ें दे रही हैं, तो सबसे ज़्यादा गहरा जो आपका सागर है, मैं यहीं पर आपको सागरों के बारे में बता दूँ, लगभग 5016 मीटर की गहराई है। किसकी? आपकी दक्षिणी चीन सागर की गहराई है। भूमध्य सागर की जो गहराई है वो 4632 मीटर है। 4632 मीटर, ये कितना है? 32 मीटर की ऊंचाई है। इसके अलावा बेरिंग सागर की बात करेंगे तो 4773 मीटर है। 4773 मीटर इसे कहेंगे आप लोग, ठीक है। और जापान सागर की जो ऊंचाई है, गहराई है दोस्तों, वो 3742 है। 3742 मीटर। तो आप जवाब दीजिए कौन सा सबसे ज़्यादा गहरा हो जाएगा? पहले ऑप्शन पे आपका क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। दूसरी की बात करेंगे तो बेरिंग सागर हो जाएगा आपका, और फिर इसके बाद की बात करेंगे तो भूमध्य सागर, और देन उसके बाद जापान सागर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों को पर विचार करना है। सागर दे रहा है और सागर के बाद कह रहा है आपको सागर है, और फिर कह रहा है सागर से लगा हुआ देश कौन सा है, ठीक है। कौन सा देश सागर से कनेक्टेड है? तो यहाँ पर आपको जवाब कूट में देना होगा। चलिए बताते हैं। चलिए बताइए ज़रा सा दोस्तों। एक पहला कह रहा है आपको एड्रियाटिक सागर के बारे में कह रहा है अल्बानिया। क्या ये सही है? एड्रियाटिक सागर अल्बानिया सुमेलित बताना है, कौन सा सुमेलित है? तो बिल्कुल सही है, एड्रियाटिक सागर अल्बानिया सही है। आप लोग आगे करते जाइए। फिर कह रहा है काला सागर। काला सागर कह रहा है क्रोएशिया। नहीं भाई, काला सागर क्रोएशिया नहीं है। कैस्पियन सागर के बारे में कह रहा है, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही है, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, ये भी सही आपका है। फिर भूमध्य सागर के बारे में कह रहा है, मोरक्को के बारे में बात कह रहा है, भूमध्य सागर मोरक्को, ये आपका, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, मोरक्को। फिर कह रहा है लाल सागर सीरिया, ये नहीं करेक्ट है दोस्तों, ये करेक्ट नहीं है आपका। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा। पहला तीसरा करेक्ट हो जाएगा, चौथा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी नहीं करेक्ट होंगे आपके, ठीक है। तो पहला तीसरा चौथा का ऑप्शन जो भी होगा, पहला तीसरा चौथा का ऑप्शन सेकंड है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है आपको। पृथ्वी का आवर्तन, ठीक है। दूसरा कह रहा है महासागरीय जल का घनत्व। तीसरा कह रहा है वायुदाब और हवा, ये बता रहे हैं वायुदाब और हवा। और चौथा कह रहा है पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक है। ये क्या बताना है इसमें से आपको? निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है। ये 4 कारक आपको दिए हैं। फिर इसके बाद कह रहा है उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो बताइए, आपको बताना है कि आपको कौन कौन से चीज़ें यहाँ पर वर्क करती हैं, मतलब एक तरह से किसके लिए? महासागरीय धाराओं के लिए, मतलब उपयोगी हैं, यानी कि उनसे महासागरीय धाराओं का संबंध है, ठीक है। पृथ्वी का आवर्तन क्या करता है? क्या बिल्कुल पृथ्वी का आवर्तन जो है ये महासागरीय धाराओं के चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सही है। दूसरा कह रहा है महासागरीय जल का घनत्व, बिल्कुल सही है भाई। जो है महासागरीय जल का घनत्व जो होगा, प्रभावित करने वाले कारक क्या है? सागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में कह रहा है, बिल्कुल ये भी सही होगा आपका, घनत्व भी होगा। वायुदाब और हवाएं जो होंगी, बिल्कुल ड्रिफ्ट जो चलती है वो हवाओं के कारण से चलती है। पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण नहीं होता है दोस्तों, परिक्रमण अपने अक्ष पर घूमने के लिए वो जो है परिक्रमण नहीं होता, बल्कि परिभ्रमण होता, ठीक है। अपने अक्ष पर घूमना तो वो बिल्कुल आपको सही हो जाता, बट परिक्रमण नहीं होगा, परिभ्रमण होगा, ठीक है। और ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखना होगा, परिभ्रमण यानी कि आवर्तन इसे कह लेते हैं, परिभ्रमण को ही आवर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, आवर्तन शब्द आपको जो समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो इसका मतलब ही होता है परिभ्रमण, पृथ्वी का परिभ्रमण, इसको जान लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का परिभ्रमण, परिभ्रमण को ही आवर्तन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, तो आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग जवाब लीजिए। चलिए, तो इसमें से आपको ऑप्शन तो बिल्कुल मिल गया होगा दोस्तों। तो इसमें क्या कहो, पहला दूसरा और तीसरे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी आपका होगा पहला दूसरा तीसरा, यानी बी ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं, ठीक है, क्या कहना है, महासागरीय धाराएं, महासागर में जल का मंदक भूपृष्ठ संचलन होता है। पहला ये कह रहा है मंदक भूपृष्ठ संचलन होता है। महासागरीय धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। सही है आपका, ये आंसर बिल्कुल सही यहाँ दे रहा है। दूसरा कह रहा है महासागरीय धाराएं पृथ्वी पर ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। बिल्कुल सही है, ताप संतुलन बनाए रखने में महासागरीय धाराएं बिल्कुल ज़रूरी है, मतलब रोल अदा करती हैं। नेक्स्ट है महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। बिल्कुल चलती हैं, सही कह रहे हैं। पछुआ प्रवाह जो है कहते हैं, देखिए महासागरीय धाराएं जो है क्या पवनों से तो चल रही हैं, वो सभी नहीं लेकिन चलती हैं। अगला है दोस्तों महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। बिल्कुल होती हैं, महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण के द्वारा प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा आपको दोस्तों, आपका बिल्कुल चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, कह रहा है इसमें हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक उत्तरदायी है ये आपको बताना है। तो क्या कह रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, हिंद महासागर में सागर धाराओं में नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो इसमें से आपको बताना है कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो क्या कह रहा है, हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। दूसरा कह रहा है हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। तीसरा, हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है। गलत है ये। फिर अगला कह रहा है कि इसमें से हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विविधता पाई जाती है। तो ये सब कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि सागरीय धाराओं में नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो कारक आपका हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, ये इसका कारक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, बस यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगुलहास की जलधारा जो है किस महासागर में चलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगुलहास की जलधारा जो है किस महासागर में चलती है और कौन से व्यवहार की है, जवाब दीजिए। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात कर रहा है। तो जान लीजिए ये हिंद महासागर की जलधारा है दोस्तों। कौन सी, अगुलहास की जलधारा, हिंद महासागर। तो यहाँ पर लिखा ही है, तो हिंद महासागर हो गया, करेक्ट हो गया आपका। और इसके अलावा जानते हैं कौन से व्यवहार की जलधारा है, एक गर्म जलधारा है। आपको अगुलहास की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, यानी हिंद महासागर से रिलेटेड है। तो बताइए, अभी जवाब हम लोगों ने दिया है, देखिए कौन सा है। फ्लोरिडा की जलधारा है, फिर कह रहा है अगुलहास की जलधारा, कुराइल की जलधारा, कनारी की जलधारा। तो निश्चित तौर से अगुलहास की जलधारा है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, यानी कि शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। कनारी है, हमबोल्ट है और आयोशियो है और अगुलहास है। तो अभी आपको बताया मैंने कौन सी जलधारा क्या है, शीत महासागरीय धारा नहीं है। तो अगुलहास को बताया था ना दोस्तों, गर्म जलधारा है। तो बिल्कुल सही है। जब अगुलहास की जलधारा कैसी जलधारा है आपको, ठीक है, अगुलहास की जलधारा गर्म जलधारा हो जाएगी यहाँ पर। बाकी सभी कनारी जो है प्रशांत अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको बाकी जलधाराओं के बारे में जो डिटेल वीडियो है उसमें आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें समझाया गया है। यहाँ पर मैं उसको नहीं बताऊँगा, यहाँ पर मैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस वही बताऊँगा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो कंट्री है वो कौन सा है दोस्तों। देख लीजिए, यही जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जाती है दोस्तों, यही जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के साथ मिल करके नार्वे के तटों में जो जमी बर्फ़ होती है उसको पिघला देती है और उसके तट के तापमान को बढ़ा देती है दोस्तों। तो ये नार्वे हो जाएगा यहाँ पर। बाकी और जो है आप लोग उसको देख लीजिएगा, बाकी सब करेक्ट नहीं है। पुर्तगाल नहीं, नाइजीरिया, ये सब नहीं है। नार्वे को प्रॉफिट होता है, इसको सीधा डायरेक्ट फ़ायदा होता है। और ये इसकी जगह पर अगर यही प्रवाह ना होता, यहाँ पर सीधे कह देता कि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, तब भी आपका जवाब करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का। इसमें है आपका
और निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा कौन नहीं है? कनारी है, अगुल्हास है, ब्राज़ील है, बेगुला है। बेगुला की जलधारा क्या कह रहा है कि कौन सी नहीं है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा नहीं है। यहाँ पर पूछना है आपको, शीतल ठंडी जलधारा कौन सी नहीं है। ठीक है, तो बताइए जरा सा हमको कौन सी जलधारा शीतल जलधारा नहीं है, शीतल धारा नहीं है। कनारी जो है देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर की, यहाँ दक्षिणी बात कर रहा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। अगुल्हास की जलधारा आपने बताया प्रशांत हिंद महासागर में, अभी आपने बार बार इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, अगुल्हास की जलधारा का तो ये तो है ही नहीं। फिर ब्राज़ीलियन जलधारा जो है ब्राज़ील के तट पर चलती गर्म जलधारा है ये आपको। ठीक है, कह रहा है शीत जलधारा है, शीत बेगुला की जलधारा। देखो ऐसे अफ्रीका महाद्वीप, ऐसे समझ लो दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के इस तट पर बेगुला की जलधारा, और यहाँ पर जो चलती है वो अगुल्हास की जलधारा गर्म जलधारा होती है। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में की एकमात्र शीतल जलधारा है बेगुला की जलधारा, ये भी जान लीजिएगा। एकमात्र शीतल जलधारा है बेगुला की, एकमात्र। दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक ही जो है जलधारा है, और जो कि दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि यही जो दिशा है उत्तर दिशा में आपको प्रवाहित होती हुई मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की जलधारा नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग कि कौन कौन सी जलधारा है। आपको कह रहा है मोजाम्बिक की जलधारा, अगुल्हास की जलधारा, और दक्षिणी हिंद महासागर की धारा, बेगुला की जलधारा। अभी हम लोगों ने बात की थी, तुरंत बात की है अभी हम लोगों ने, बेगुला की जलधारा जो है दक्षिणी आंध्र प्रदेश दक्षिणी अटलांटिक में प्रवाहित जलधारा है, तो यहाँ पर कह रहा है तो यही नहीं हो जाएगा। बाकी सब हिंद महासागर की जलधाराएं हैं दोस्तों, अगुल्हास है, मोजाम्बिक है, दक्षिणी हिंद महासागर की धारा सभी आ जाएंगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं में एक पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं करती है? तो आपको ये बताना है इसमें से कि कौन सा नहीं बनाएगी धारा, पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करती। पूर्ण वृत्त का मतलब होता है, देखो ये जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर होती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है दोस्तों, ये जलधारा ऐसे वृत्त का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहा है कि कौन सा नहीं है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं में पूर्ण वृत्त बनाने में योगदान नहीं करती है। तो जान लीजिए बेगुला करती है, ब्राज़ीलियन करती है, पश्चिम प्रवाह करता है। ठीक है, आप देखो बेगुला, देखो ये बताऊं मैं आपको, अभी मैंने बताया आपको ये अफ्रीका है, ये आपको मान लो दक्षिण अमेरिका है। यहाँ से जो चलती है ना वो ब्राज़ीलियन जलधारा कहलाती है, ब्राज़ील के तट से। ठीक है, और फिर यही जब चलती है जलधारा आगे की तरफ बढ़ती है, यही पश्चिमी प्रवाह कहलाती है। फिर यहाँ से जब मिल जाती है तो बेगुला की जलधारा, यानी कि तीन जलधाराएं मिलकर के ये काम करती हैं। कनारी की जलधारा जो है आपका, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है दोस्तों, तो ये नहीं होगा आपका, बाकी सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है वो कौन सी है? कौन सी जलधारा है जो कि भिन्न है शेष से? पहला कह रहा है बेगुला की जलधारा, दूसरा कह रहा है दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, और तीसरा कह रहा है पेरुवियन जलधारा, और चौथा कह रहा है ब्राज़ीलियन जलधारा। तो आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो निश्चित तौर से आप जान लीजिए कि यहाँ बेगुला की जलधारा के बारे में भी बात हुई, दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा ये भी आपने बात की, ब्राज़ीलियन जलधारा, ये पेरू की जो जलधारा पेरुवियन जलधारा है ये नहीं है दोस्तों, बस केवल यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं आपकी। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? कौन सी शीत धारा है आपको ये बताना है। तो पहले कह रहा है पेरुवियन की जलधारा, पेरुवियन या हम्बोल्ट की जलधारा, दूसरा कह रहा है आपको गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, फिर अगला कह क्यूरोसियो की जलधारा, अगला कह रहा है ब्राज़ील की जलधारा। तो जान लीजिए सब गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है आपकी है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, फिर क्यूरोसियो की जो जलधारा है ये आपकी प्रशांत महासागर की है, ब्राज़ील जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, पेरुवियन की जलधारा इसे हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं, ये ठंडी जलधारा है दोस्तों। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम्बोल्ट की जलधारा आपके बारे में, जिसे पेरुवियन की जलधारा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और ये कहाँ पर उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है हम्बोल्ट की जलधारा। ठीक है, आप लोगों ने देखा हम्बोल्ट की जो जलधारा है ये आपको
उत्तरी प्रशांत महासागर वाले हिस्से में मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें जो कह रहा है देखिए एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा त्रुटि कर दिया दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको पेरुवियन की जो जलधारा है ना, ये पड़ता है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पड़ता है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। तो यहाँ पर जो मैंने अभी जिक्र कर दिया आपको, उत्तरी प्रशांत महासागर नहीं, दक्षिणी प्रशांत महासागर हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण प्रशांत महासागर हो जाएगा। और दक्षिण प्रशांत महासागर में अगर देखेंगे तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में चलती है पेरुवियन या हम्बोल्ट की जलधारा, जो कि पेरू के तटों पर होकर के प्रवाहित होती है दोस्तों। तो यहाँ पर ये मेरे से बाय मिस्टेक निकल गया, क्षमा चाहूँगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? चलिए बताना है, यहाँ पर सुमेल नहीं है। कह रहा है ब्राज़ील धारा, ये कह रहा है दक्षिणी अटलांटिक, बिल्कुल अभी बात हुई है, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है हम्बोल्ट की जलधारा उत्तर प्रशांत महासागर, नहीं, यही गलत हो गया। देखिए ये क्वेश्चन अभी जो मैंने जिक्र किया वही है। हम्बोल्ट की जलधारा कहाँ पर है? ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम नहीं, दक्षिण पूर्व कहेंगे आप इसको, दक्षिण पूर्व क्या प्रशांत महासागर, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर का हिस्सा पड़ेगा आपका। तो ये करेक्ट फिर हो जाएगा आपका, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर वाला हिस्सा पड़ेगा। अगला गल्फ स्ट्रीम कह रहा है, बिल्कुल उत्तरी अटलांटिक महासागर, बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर अगुलहास की जलधारा हिंद महासागर, बिल्कुल सही है, यही गलत है दोस्तों, ये दूसरा वाला ऑप्शन। तो इस तरह से आप लोगों ने दोस्तों 40 क्वेश्चन की श्रृंखला हम लोगों ने बहुत आसानी से कंप्लीट कर ली है। आशा है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपको हेल्प करेगा। दोस्तों ऐसा ही अपने साथ अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। हम लोग आपको एक अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। आगे भी नए सीरीज के साथ, नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।